जय श्री राम आप सभी को। आपका पुष्कर पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। मैं पार्थ वशिष्ठ आज आपको एक ऐसे सदस्य से मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा सुधार लाए हैं। ये है माँ हिरण्यमयी जी। प्रणाम आपको। गुरु माँ जी, आप काफ़ी समय से साधना में हैं, तो क्या रीज़न रहा है कि आप लाइमलाइट में नहीं हैं? और क्या मतलब आपकी कैसी स्टोरी रही कि आपने ये ज्योतिष शुरू किया, ये सब चीज़ें इसमें आप आगे बढ़ते रहे और इतना ज़्यादा मतलब अपने आप को आपने इतना ज़्यादा, मेरे को इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन फील होती है आपके पास बैठ के जब भी हम आपके पास आते हैं, है ना। और मेरे खुद के जीवन में इतना ज़्यादा मतलब शांति और इतना ज़्यादा कह सकते हैं वर्ड क्या बोलते हैं, परिवर्तन। हाँ, परिवर्तन है। तो आपका कैसे मतलब शुरुआत हुई? पार्थ, आपको और अपने दर्शकों को सबसे पहले मैं हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज जैसे बहुत ही पावन पर्व है, चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि, वार मंगल और हनुमान जन्मोत्सव जो कि एक सोने पे सुहागा है। अमूमन लोग हनुमान जयंती कहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जयंती नहीं होगी। जयंती हम उन लोगों की करते हैं, मृत व्यक्ति जो आज हमारे साथ नहीं है या जो मृत है। तो सब लोग, ज़्यादातर मैं यूट्यूब पे भी मैं देख रही थी, सब कह रहे हैं और मैसेजेस पे भी सब हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। ये गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो हनुमान जी आज के दिन अवतरित हुए थे, शिव जी का ही अवतार, और अपने आराध्य श्री राम उनके आराध्य जो कि विष्णु के अवतार, उनकी पूजा उपासना और उनकी सेवा करने के लिए जो शिव जी ने अवतार लिया था हनुमान जी का, और वो अजर अमर, वो इमॉर्टल सोल जिसे हम कह सकते हैं। हमारे भारतवर्ष में माइथोलॉजी नहीं कहूँगी मैं, ये हमारे हिंदू बिलीफ में ये है कि ये 8 कैरेक्टर्स हमारे इतिहास के जो हैं वो अजर अमर हैं। उनमें से एक श्री हनुमान जी हैं और वो आज हमारे बीच ही हैं। उनकी एनर्जी हमारे आसपास ही है, तो इसलिए हम उनका जन्मोत्सव मनाते हैं, ना कि जयंती। और हनुमान जन्मोत्सव पे आप अपने पॉडकास्ट का शुभारंभ कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ इसके लिए। रही बात मेरे जर्नी की या मेरी क्या एक यात्रा रही है, मैं पहले आईटी में थी और बहुत प्रॉमिसिंग जॉब थी मेरी, बहुत अच्छा करियर पीक पे, एक बहुत अच्छी स्टेटस और ये सब। और हालांकि मैं अच्छा आई जस्ट गेट absorbed into the work, तो काम बहुत अच्छा चल रहा था मेरा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट अचानक कुछ परिवर्तन हुए जीवन, और आज मैं, उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि ये नेगेटिव परिवर्तन है, लेकिन अगर आज मैं देखती हूँ इस फील्ड में आके तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव है। तो हर व्यक्ति, जैसे मैंने उस वक्त महसूस किया, हर व्यक्ति अपने एक न्यूट्रलाइज, एक नॉर्मल जीवन चल रहा है और एकदम से कोई चढ़ाव उतार, एकदम से कुछ ना कुछ लो हो जाना, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो करियर में डिक्लाइन है, चाहे वो रिलेशनशिप्स को लेके है, वो महसूस करता है। तो मैंने भी महसूस किया, मैंने कोशिश की कि दोबारा मैं एक अपना स्टैंड लूँ, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस मुझे महसूस हुए थे, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों। तो ना चाहते हुए भी, कोशिश करते हुए भी, एक ऐसा समय आ गया जीवन में जब मुझे जॉब भी छोड़नी पड़ी, जब मुझे अपना घर भी छोड़ना पड़ा, अपना शहर भी छोड़ना पड़ा। जी बिल्कुल, ऐसा वक्त आता है हर व्यक्ति। और डिस्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स आई कुडंट कोप अप विद दैट। तो तब मुझे महसूस हुआ कि कोई तो क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसी फोर्स है, या क्या ऐसी
एनर्जी है, कुछ तो है, वो मुझे महसूस हो रहा था। ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से मैं डिक्लाइन ही होता जा रहा है। ना रिसोर्सेज में कमी है, ना मेरे एफर्ट्स में कमी है, ना मेरी इंटेलिजेंस में कमी है। मैं काम कर रही हूँ बहुत अच्छे, लेकिन डिक्लाइन। तो तब मैंने महसूस किया कि कोई फोर्स है जो हमें गवर्न कर रही है, कुछ तो ऐसा है जो हमारी इंटेलिजेंस से परे है, हमारे इंटेलेक्ट से परे है कुछ। तब मुझे महसूस हुआ और तब मुझे लगा कि एक एगनी या एक रिमोर्स या एक सैडनेस को, उस सैडनेस में मैं आई ज्योतिष की तरफ। और सबसे पहले मैंने विपश्यना ज्वाइन किया, मैं मेडिटेशन की मैंने टेक्निक सीखी, मैं कॉन्टिन्यूस रेगुलर में मेडिटेशन करती रही। मेडिटेशन करने से थोड़ा ठहराव आया, आपकी बहुत सारी चीज़ें आपको अपने साइलेंस में समझ आती हैं। जब आपका मन और आपके थॉट्स एक न्यूट्रलाइज लेवल पे होते हैं, तब आपको कुछ चीज़ें महसूस होती हैं। तब साधना करते करते मैं ज्योतिष में आई और ज्योतिष पढ़ी, सीखी, आज भी मैं सीख रही हूँ। आपका ये प्रश्न था कि आप लाइमलाइट में क्यों नहीं आते हो। लाइमलाइट में मैं इसलिए नहीं आती हूँ क्योंकि अभी भी मैं सीख ही रही हूँ। यूट्यूब, इंस्टा, इन सब पे बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं ज्योतिष के रिलेटेड, ये उपाय वैसे ऐसा होता है वैसा होता है। तो मुझे लगता है कि वो लोग सीख चुके होंगे, इसलिए वो लोग लाइमलाइट में। मैं अभी परिपक्व नहीं हूँ, मैं अभी भी मैं सीख ही रही हूँ और मुझे लग रहा और डीप मुझे साधना में जाना चाहिए। तो इसीलिए ये आपका, मैं केवल एक माध्यम बनी हूँ। आप जैसे कह रहे हैं कि परिवर्तन आए आपके जीवन में, तो ये चीज़ें डिस्टाइंड होती हैं। ये एक आप लेखा जोखा होता है, जो आप मुझे मिले या मैं आपसे मिले, और वार्तालाप में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई जो कि आपने ही करनी थी। तो उससे परिवर्तन थॉट प्रोसेस आपका वो हुआ। तो मैं केवल एक माध्यम बनी हूँ। मैंने कोई वो नहीं किया कि भाई मैंने कुछ चमत्कार किया है, नहीं। ये आपकी एनर्जी है और मेरी एनर्जी है। मैंने अपनी एनर्जी, जो थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है, वो मैंने आपको बताया। कर्म आपका था, आपने कर्म किया और वो बदलाव आए आपके जीवन में। तो ऐसे ही हर एक इंसान अगर थोड़ा सा अपना लाइफ चेंज, लाइफस्टाइल, थॉट प्रोसेस और रूटीन करेगा, तो परिवर्तन हर किसी की लाइफ में आ सकता है। काफ़ी मतलब आपके बारे में आज जानने को मिला। ना हमारे बीच में कभी इतनी ज़्यादा वार्तालाप नहीं हुई, लेकिन आपने काफ़ी ज़्यादा जैसे संघर्ष, अपने बताए संघर्ष सहे, सभी सहते हैं, बट उसको फेस करना बेसिकली होता है। और उसके बाद हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है जी, हमारे जीवन को होता है। तो आपका ये क्या मानना है इस बारे में कि एस्ट्रोलॉजी बेसिकली क्या है? देखिए, हमारे एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है और मैं ये मानती हूँ कि साइंस ऑफ लॉ ऑफ कर्मा और साइंस ऑफ लाइट। जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी, तो उन्होंने अपने हर एक चीज़ को एक इतना वेल ऑर्गेनाइज किया था। पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, जो 5 तत्व होते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी, हमारा जो प्लैनेट है, प्लैनेट कहेंगे, उसमें ये 5 तत्व हैं और उन्हीं 5 तत्व से मिलके हमारा शरीर बना है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, हर जीव, चाहे वो कोई छोटा कीट पतंगा है, चाहे वो डायनासोर, हर एक की बॉडी में जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं। तो इन 5 तत्व को इस तरह से बैलेंस करके ब्रह्मा जी ने हमारी सृष्टि बनाई। और उस वक्त फिर सृष्टि बनाते वक्त उन्होंने अपने 7 पुत्र, जो कि हमारे सप्त ऋषि हम जी जानते हैं, उनको अपना एक परम ज्ञान देते हुए बताया कि ये जो सृष्टि है ये कैसे काम करेगी और इसके नियम क्या क्या होंगे।
क्योंकि देखो हर चीज़ का नियम होता है। जो ये काल चक्र है, हमारी जो पृथ्वी, हमारा जीवन, ये काल चक्र है। इसीलिए मैं ये साइंस ऑफ टाइम मैंने कहा है, साइंस ऑफ लाइट एंड साइंस ऑफ टाइम, क्योंकि काल चक्र चल रहा है और वो आपके कर्मों का ही लेखा जोखा है। तो उन्होंने नियम बनाए, उन्होंने जो कुछ टेक्स्ट, हमारे बाद में टेक्स्ट आए, पहले तो जो भी ज्ञान था वो ओरली देते थे। उन्होंने वो ज्ञान सप्त ऋषियों को दिया ओरली, और उस वक्त जो उसके कुछ समय बाद ऋषि पराशर जी थे, जो कि ऋषि अंगिरस के वंशज थे। उनको जो ज्ञान मिला, उस ज्ञान को संकलित करते हुए उन्होंने ज्योतिष शास्त्र का सबसे पहले उन्होंने ही निर्माण किया था। और वो उनके साथ साथ जो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स भी थे, बहुत सारी ब्रांचेस, जो हमारे मेन ऋग्वेदा है, ऋग्वेदा में एक ज्योतिष का बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हुआ, उसी में से ज्योतिषी निकली है, ज्योतिष ज्ञान। और अगर हम संधि विच्छेद करके बोलें तो ज्योति मतलब कि प्रकाश, और ज्योति प्रकाश एंड ईश लॉर्ड। तो ये एक ईश्वर की ज्योति है, जो हमें एनेबल करती है कि हम देखें काल चक्र क्या है, और उस काल चक्र में हमारी भूमिका क्या है। हमें अपना जीवन अपने ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कैसे जीवन यापन करना है, हमें डूज एंड डोंट्स के साथ हमारी हॉरोस्कोप आता है कि अगर किसी व्यक्ति के हॉरोस्कोप क्या है, एक कुंडली है, कुंडली हम कहते हैं कि, या एक आम भाषा में हम टेवा कह देते हैं, टेवा क्या है, वो एक स्नैपशॉट है। वो एक स्नैपशॉट है, जिस समय किसी जीव का जन्म हुआ है उस वक्त स्नैपशॉट एक क्लिक हो गया और वो आपकी जन्म कुंडली बन गई। उसमें आपके ग्रह कहाँ बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, आपके क्या नक्षत्र हैं, वो वो गवर्न करती है आपका जीवन। आपका उस व्यक्ति का एक टेम्परामेंट कैसा होगा, उसका थॉट प्रोसेस कैसा होगा, उसका डेमेनर कैसा होगा, वो उसका मनस कैसा होगा, वो एक स्नैपशॉट हो गया। मतलब उसमें हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि हम अब आजकल तो जैसे कंप्यूटर से आप कास्ट कर देते हो, पहले तो हाथों से बनाते थे। तो वो एक एक चीज़ इतनी एक्यूरेट है कि वो आज से 4000 साल तक भी जो पांचांग उस वक्त बना दिया उन लोगों ने, वही पांचांग चल रहा है, बहुत एक्यूरेट है। तो मैं ये कहूँगी कि हमारे जो प्रिमिटिव लोग थे वो बहुत एडवांस थे, मतलब उन्होंने 1000 साल का कैलेंडर पहले ही बना दिया। तो आप ये सोचो उन्होंने कितना ऑब्जर्व किया होगा चंद्रमा की मूवमेंट, फिर चंद्रमा किस नक्षत्र में है, किस एक एक दिन हर एक नक्षत्र में है, तो वो नक्षत्र का अपना टेम्परामेंट, वो मून को कैसे कंट्रोल कर रहा है या गवर्न कर रहा है, या उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या बन रही है, उनका फिर हमारे ह्यूमन बिहेवियर पे क्या असर पड़ रहा है। तो बहुत बहुत इंटेंस ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने, जो हमारे पूर्वज थे या ऋषि मुनि जो भी थे, उन्होंने एक एक पॉइंट को मेंशन किया है, जो कि आज हम मॉडर्न वर्ल्ड, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन वो आज मॉडर्न वर्ल्ड में हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो जैसा भी आपने बोला, हमारे बिहेवियर पे उस हिसाब से चेंजेस पड़े, मतलब ग्रह और नक्षत्र से हमारे बिहेवियर पे चेंजेस आते हैं। बिल्कुल आते हैं। जैसे हर एक ग्रह की एक अपना टेम्परामेंट, एक अपना नेचर है, अपनी डीटी है, अपना एक क्या ह्यूमर कहते हैं, जैसे वो है, वो किस दिशा और दशा और किस भाव में बैठे हैं, वो पर्टिकुलर इंसान की, पर्टिकुलर जीव की, वो डिग्री वाइज या उसकी पोजीशन कह लो या जो भी कह लो, क्योंकि हर ग्रह नक्षत्र की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पैक्ट होता है। अब जैसे मान लो चंद्रमा है,
चंद्रमा बहुत ज़्यादा एक रोल, वाइटल रोल प्ले करता है हमारे मनस में, क्योंकि हम देखो जो व्यक्ति है वो तो अपने थॉट्स के साथ ही चल रहा है, इमोशंस के साथ चल रहा है। कोई व्यक्ति देखने में बहुत आपको लगेगा स्टेबल है, बहुत वेल मैनर्ड है, बहुत अच्छा डेमिनर है, एक डायनामिक लग रहा है, लेकिन अब उसके मनस में क्या चल रहा है ये हमें नहीं पता, क्योंकि चंद्रमा जो है वो हमारी साइकोलॉजी, हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग्स को गवर्न करता है। और आपने देखा भी होगा कि फुल मून पे हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, हम बहुत खुश होते हैं। या आप जो सी टाइड्स हैं, समुद्र की लहरें हैं, वो बहुत ऊंची उठती हैं, तो वो क्योंकि वो पुल जो उसकी ग्रेविटी पुल कर रहे हैं, तो इसी तरह हमारे अंदर भी तो 75% वाटर है, ब्लड वाटर ये सब, तो वो हमें ग्रेविटी पुल कर रही है चंद्रमा, तो हम खुश होते हैं या हम एनर्जेटिक होते हैं या हम फुल ऑफ एनर्जी होते हैं फुल मून पे। ऐसे न्यू मून या अमावस में हम थोड़ा सा डिप्रेस या थोड़ा सा सैड ऐसे फील करें, क्योंकि वो ग्रेविटी बिल्कुल नीचे है। तो चंद्रमा हमारी साइकोलॉजी और हमारे थॉट प्रोसेस को और हमारी बॉडी को, हमारे ब्लड लेवल को गवर्न कर रहा है, तो उसका सीधा सीधा असर हमें व्यक्ति के या किसी भी जीव के ऊपर दिखाई देता है। आप वाइल्ड लाइफ में भी देख लो, सबसे ज़्यादा हम ह्यूमन हैं, हम अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, हम अपने आप को बैलेंस कहते हैं, इतने साइंटिफिक उसमें है कि हमें लगता है कि नहीं ये सब चीज़ें कुछ नहीं है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आप वाइल्ड लाइफ में जाके देखो, वेजिटेशन और विल्डरनेस, जो भी जितने भी जीव हैं उनका बिहेवियर, हाउलिंग, ये सब आपने देखा होगा। वुल्फ और ये जितने भी एनिमल्स हैं ये हाउलिंग करते हैं, या इनका अलग डिफरेंट बिहेवियर होता है अमावस और पूर्णिमा। तो ये आप भी कभी भी ऑब्जर्व करना, आपका वैक्सिंग यानी चढ़ते हुए मून चंद्रमा यानी शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में आपका थॉट प्रोसेस, आपका सोचने का या आपके इमोशंस डिफरेंट होते हैं। तो सिंपल सी बात है, चाहे वो चंद्रमा है चाहे वो शनि है, सबकी अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है और उनका इम्पैक्ट आपके ह्यूमन बिहेवियर पे, ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर पे आता ही आता है। वैसे हमारी बॉडी पे भी आता है, बिल्कुल बॉडी पे आता है। जैसे चंद्रमा किसी का वीक है तो थोड़ी सी इमोशनल प्रॉब्लम, डिप्रेशन या कुछ इल्यूजन्स, या हम कहें कि वो थोड़ा सा लो लेथार्जिक सा होता है इंसान। और किसी का शनि गड़बड़ है या शनि की दृष्टि इस प्रकार से चंद्रमा पे है, तो उनको कुछ उदासी, बीमारी, लोनलीनेस, डिटैचमेंट, ये सब चीज़ें वो महसूस करेंगे। तो इस तरह से नक्षत्रों का भी है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो 27 नक्षत्रों में घूमते हैं, हर दिन एक नक्षत्र। तो 27 डेज का जो हम साइकिल बोलते हैं, 27 और 28 डेज का चंद्रमा का साइकिल, वो यही है कि वो हर एक नक्षत्र का रंग रूप लेके किस तरह से ह्यूमन माइंड एंड बॉडी को इफेक्ट करे। तो काफ़ी अच्छे से आपने काफ़ी डिटेल से समझाया जी, काफ़ी मुझे समझ भी आया। लेकिन मैंने ये पूछना है, जैसे अब क्या होता है कभी करना कई चीज़ें हम जान के कर देते हैं, हालांकि हमें पता ही गलती से हमने जान के कर दी, ठीक है। अब कभी होता है कोई चीज़ गलती से हो जाए, तो उसके कर्म भी हमें लगते हैं। देखो जैसे मैंने अभी बताया था कि ज्योतिष लॉ ऑफ कर्मा है, हमारी जो एक सोल के संस्कार हैं, हम वही संस्कार लेके चलते हैं। हिंदुइज्म में, बुद्धिज्म में और भी जो रिलीजन्स हैं वो री इनकारनेशन को मानते हैं। तो री इनकारनेशन मीन्स रीबर्थ, मतलब कि आपका पूर्व जन्म या दोबारा जन्म होना। तो हमारी सोल ट्रैवल कर रही है, बॉडी तो यही है। बॉडी में जैसे मैंने बताया 5 तत्व हैं, जैसे हमारे प्राण निकले, सोल निकली, 5 तत्व विलीन हो जाते हैं।
कुछ नहीं बचता। लेकिन सोल है, सोल की यात्रा चल रही है। और जो हमारे कर्माज हैं, कर्मा जैसे हमने कुछ किया माइंड बॉडी के लेवल पे, कर्म के लेवल पे, या वचन के लेवल पे, या एक थॉट के लेवल पे, हमने कोई ये सब कर्म है। तो यात्रा क्या है कि हमारे कर्म ही चलते हैं हमारे आगे। जैसे एक्यूमुलेटेड कर्मास होते हैं, संचित कर्मास। संचित कर्मा आपके टोटल, आपने जो भी कर्म किए हैं, चाहे वो इस लाइफ के, चाहे वो पिछली 10 लाइफ्स के, एक एक्यूमुलेटेड है, यानी कि आप संचय किया हुआ अपने कर्म का, वो कर्म है, लेकिन वो अभी फ्रक्टिफाई नहीं हो रहे, अभी मैनिफेस्ट नहीं हो रहे। इसी तरह फिर आपके प्रारब्ध है। प्रारब्ध में क्या है कि आपने कुछ पिछले कर्म जो किए हैं उनकी मैनिफेस्टेशन अब हो रही है इस जीवन में। और क्रियायमान कर्म है जो कि आप फिलहाल कर रहे हो, क्योंकि हर व्यक्ति कर्म तो करेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही जगह पे न्यूट्रलाइज होके बैठ जाओ। आप किसी से बात कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कोई काम कर रहे हो, वो कर्म ही है आपका। मीन्स योर एक्शंस मे बी वर्बल और physical, these are your actions, and every action has a equal and opposite reaction. तो जैसा अभी आपने पूछा कि कोई जानबूझ के नहीं करता, लेकिन फिर वो जानबूझ के नहीं किया, लेकिन कर्म तो आया, एक एक्शन तो हो गया है, उसका इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन जरूर आएगा, लेकिन इंटेंसिटी कम हो सकती है। क्योंकि देखो एनर्जीज हैं, मेरी भी एक पर्टिकुलर एनर्जी, आपकी भी एक पर्टिकुलर एनर्जी। मैं कोई काम, हम अगर बुरे कर्म और अच्छे कर्म की बात करें तो बुरा कर्म हम ये कहते हैं कि जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, कोई सेक्सुअल मिसकंडक्ट करना, या किसी के साथ चीटिंग करना, हमारे हिसाब से ये बुरे कर्म। तो जब हम ये कर्म कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी, हम बहुत इंटेंस होके चोरी करेंगे। हम सहज भाव से चोरी नहीं कर सकते, हमें इंटेंसिटी लगेगी, हमारे कंसंट्रेटेड एक्शन होगा, वो एक कंडेंस्ड वो निकालेंगे, तब हम चोरी कर सकते हैं, या तब हम सेक्सुअल वायलेंस कर सकते हैं। सहज भाव से नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, आपकी जितनी इंटेंसिटी से वो एनर्जी लगी है कर्म करने में, उतनी इंटेंसिटी से रिएक्शन भी आएगा, यानी उसका फल भी आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने डेलिबरेट किया। अनजाने में हम सहज भाव से, हमारे हाथ से मक्खी मर गई, हमने नहीं जानबूझ के नहीं, या हमारे हाथ से कोई, मतलब हम ना चाहते हुए चलते चलते किसी की टक्कर हो गई, हम पछता रहे हैं। हम अगर महसूस कर रहे हैं कि यार ये क्या हो गया, हम रिमोर्स कर रहे हैं, या हम पेनेंस कर रहे हैं, उसके लिए पश्चाताप कर रहे हैं, तो हमारी इंटेंसिटी इतनी नहीं है, हमारी इंटेंसिटी कहीं पॉजिटिविटी की तरफ है, तो उसका उतना इंटेंस फल नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंस है कि जानबूझ के गलत कर्म करना या अनजाने में हो गया उसका, क्योंकि देखो कर्मों का ही ये लेखा जोखा है, कर्म तो हमें मिलेगा वापस, कर्म का फल मिलेगा, लेकिन वो हो सकता है इतना पीड़ादायक ना हो। अब जैसे हमारे कुंडली में हम दिखाते हैं तो बताते हैं कि ऐसे आप रेमेडीज कर लो, अब ये सब कर लो, तो मतलब उस रेमेडीज से कितना हमें फल, मतलब वो कितनी हमारी कम हो जाती है? ऐसा होता है कि हमारी जो परेशानी है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, या वो उसका असर कम हो जाता है? देखिए, रेमेडीज सबके अपने अपने तरीके, कि कोई, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पैरेलली ज्योतिष के भी बहुत सारे प्रारूप हैं, हर तरीके के लोग ज्योतिष कर रहे हैं, कोई थोड़ा तांत्रिक ज्योतिष में चले गए हैं, कोई और चीज़ों, अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं सबकी। तो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें यही बताया जाता है कि आप कर्म अगर आपने किया है, कुछ भी गलत है, अच्छा है, बुरा है, कैसा भी है, कर्म का फल आपको भुगतना पड़ेगा। वो ग्रह नक्षत्र इस तरह से प्लेसमेंट हो जाती है आपकी कुंडली में कि वो मैलिफिक एक वो दे देते हैं प्रारूप, आप मैलिफिशंस महसूस करते हो, आपको तकलीफ एक जब वो एक्टिवेट हो रही हैं चीज़ें, क्योंकि हमें नहीं पता कि
आज हम जो दुख महसूस कर रहे हैं या जो अड़चन महसूस कर रहे हैं वो हमारे प्रारब्ध की है या वो हमारे संचित कर्मा से, सही बात। जो अभी मैनिफेस्टेशन है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने उनको कहा ये रेमेडी कर लो और वो तुरंत जड़ से ख़त्म हो जाए, नहीं। रेमेडीज़ क्या है? रेमेडीज़ कुछ ऐसी कार्य हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको बजाय कि एक्सटर्नली आपको बेनिफिट करने की, आपको इंटरनली बेनिफिट करेंगे, बेनिफिशियल रहेंगे। जैसे कि मंत्र उच्चारण करना, जैसे कोई मान लो कि 7.5 में आप परेशान हो गया, शनि की कुछ डिग्रीज कुछ इस तरह से प्लेसमेंट है कि आपके बार बार अड़चन आ रही है, आप उदास हो, आप डिटैच हो गए हो, चीज़ें छूट रही हैं आपसे, तो हम ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप शनि का पाठ करिए, आप थोड़ा सा नियम का पालन करिए, क्योंकि शनि क्या है, वो बाउंड्रीज के कारक है। वो कहते हैं कि आप बाउंड्रीज में रहो, अपने डिज़ायर्स और अपने एक्शंस को लिमिटेड करो, सही तरीके से जो आपकी एनर्जी है उसको मैनिफेस्ट करो, ना कि आप उसको क्लस्टर कर दो इधर उधर। तो एक नियम, डिसिप्लिन और लाइफस्टाइल ठीक करना और मंत्र उच्चारण करना, ये कोई भी व्यक्ति करेगा तो धीरे 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 उसे ठहराव लगेगा, और जैसे ही ठहराव आएंगी चीज़ें, क्लैरिटी आएगी, और जब क्लैरिटी आएगी तो इंसान को डिसीजन लेने में आसानी होती है, और जो वो पेन है उस चीज़ का वो हमें अपने आप कम लगने लगता है। कम तो मिलेगा आपको, बस वो इंटेंसिटी कम होती चली। वो आप नियम बनाया, आपने मंत्रोच्चारण करा, मंत्रोच्चारण करने से अपने आप ही आपकी फिजिकल, क्योंकि वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशन से आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, आपकी इंटरनल जो चीज़ें हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, और कुछ अच्छी एनर्जीज एक्यूमुलेट करोगे आप, तो उससे पेन कम होता चला जाता है, या यूँ कहो कि हमें उसको झेलने की ताकत मिल जाती है। तो वो चीज़ें हैं रेमेडीज़, और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप कुछ जला दो या कुछ दबा दो उससे आपको फर्क लगेगा, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। वो फॉर अ मोमेंट हो सकता है, कुछ आपको रिलीफ मिले, बट कर्मास रिएक्शन आपको ही झेलना पड़ेगा। तुम्हारी ये वार्तालाप काफ़ी ज़्यादा बड़ी चली गई थी, तो इसको हमने 2 भाग में बदल दिया है। ये पहला भाग की वीडियो थी, अगले भाग की हम अगले हफ्ते अपलोड करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।